मुल्क जो हमारा इस दौराहे पे आके खड़ा हुआ है तो उसमें ज़्यादातर जो गलतियां हैं सिर्फ सियासतदान की नहीं है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। मैं समझता हूँ जो जर्नलिस्ट हैं वही गवर्नमेंटें चढ़ाते हैं और वही गवर्नमेंटें उतारते हैं। हम जिस सिमत में जा रहे हैं आया वो सिमत अंडर दीज सर्कमस्टांसेस और दिस हाइब्रिड सिस्टम वो सही है या नहीं है। पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की जंगी कशीदगी हुई पिछले साल। आपने अपने एक्शंस से बताया कि आप कितने कैपेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपको उसके बाद नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिस तरह ट्रंप हमारा स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और वो रोज बताता है कि 5 जहाज थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे। ईरान और पाकिस्तान में इख्तलाफ हो सकता है इन हालात में जो आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि हमारा झुकाव सऊदी अरब की तरफ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था। ये जो अफगानी लीडरशिप है वो खुद भी चाहते हैं कि ये पाकिस्तान करे। 2 स्टेट ऐसे तो नहीं चल सकती ना कि यार आप रात को भी लड़ रहे हैं, सुबह भी लड़ रहे हैं, 3 दिन का रेस्ट ले लिया फिर लड़ रहे हैं। पहले हमें बताया गया जी पाकिस्तानी तालिबान तो बहुत बुरे हैं, अफगान तालिबान जो है ना वो तो बेस्टीज हैं, जो काम चल रहा है ठीक है। लेकिन अब हमें बताया गया कि नहीं वो भी बुरे हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान से लड़े, वो खुद डायरेक्ट नहीं लड़े, और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़े, वो खुद नहीं आ रहा सामने। ये क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं कि आपने अपने आप को सेव करना है, आपने कहना है लड़ो। जंग हो, जहाद हो, हालात हाजरा हो और अंदरूनी इंतशार हो, बैरूनी थ्रेट्स हो, जैसी भी सूरत हाल हो, आजकल के सहाफ़ी बहुत सरगर्म रहते हैं और हमेशा से रहे हैं। तो हमारे साथ आज माजिद निज़ामी साहब हैं, उनको हमने दावत दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग। रमजान कैसे चल रहे हैं? बेहतरीन चल रहे हैं जी। अभी तो मौसम भी बहुत प्लेजेंट है जी, तो ठीक चल रहा है सब कुछ। मौसम तो प्लेजेंट नहीं, मौसम तो बहुत गर्म है आजकल। सियासी गर्म है या बैनुल-अक़वामी गर्म है? हवाएं देखें, आसमान देखें और बॉर्डर देखें। जो मैंने कश्मीर का जिक्र किया है वहां तो बड़ी गर्मा गर्मी है। बिल्कुल। आगे अब दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया गोल है तो यहाँ से अगर आपका मिसाइल चलेगा तो गोल घूम के इधर ही आना है। देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है पिछले 5 से 10 साल में कि जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या लॉज थे या इवन एथिक्स थे वो कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। और अब वो जो एग्जैक्ट था ना माइट इज राइट वाला जो एक फॉर्मूला था और जिसके ऊपर एक एटलीस्ट एक चादर सी एक मुलम्मा सा पड़ा हुआ था, वो छुपा हुआ था कुछ, बिल्कुल अब वो उभर के सामने आ रहा है। हाँ। जिसको हम नेकेड ट्रूथ कहते हैं ना, यस। उसमें अब वो बदल रहा है, जिसमें आप ये देख लेते हैं कि जी इंटरनेशनल वायलेशंस जो हैं वो को मान ही नहीं रखती। यूएन का जो रोल है वो आप देखें लिमिट होता जा रहा है। इवन अब ये भी एक डिबेट स्टार्ट होगी कि क्या यूएन को फंडिंग भी करनी चाहिए मेंबर्स कंट्री की जानिब से या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो रोल है उसमें जो इफेक्टिवनेस थी उसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। इसमें ऐसा है कि जो वर्ल्ड जो माइट इज राइट वाला जो स्ट्रेटजी है वो तो हमेशा से है, रही है और रहेगी। लेकिन हमेशा आप ये देखें कि जो माइट है उसको हमेशा ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जैसे इस वक्त अमेरिका और जो करंट सूरत हाल चल रही है तो उन्हें अपना ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है और डिफेंस के लिए, और जो कमजोर होता है उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता तो वो ऑल आउट जाता है। चाहे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर भी देखें, क्योंकि उसको ना अपनी जान की फिक्र होती है, जो गरीब होता है, मजदूर होता है, ना उसको अपनी सेहत की फिक्र होती है, ना खाने का वो होता है, ना उसकी प्लानिंग होती है, ना उसने दावतें करनी होती है, ना उसे शादी में शोशा करनी होती है। तो वो उसकी लाइफ थोड़ी सिंपलिसिटी से ज्यादा वो करती है। आप ये बताएं कि आप जियो से कब से मुंसलिक हैं? मुझे आई थिंक अब 15 इयर्स हो गए, उसमें कुछ एक आध ब्रेक्स भी हैं। अच्छा, बट ओवरऑल गैप्स हैं बिल्कुल। जी। और टोटल आई थिंक 15 इयर्स हो चुके हैं। और आप जियो से ही कंटिन्यूअसली मुंसलिक रहे या उसमें कुछ अरसा मैं दुनिया न्यूज में भी गया था जी, और फिर वापस जियो में आ गया 92 और 92 न्यूज में। और बाकी ये है कि वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बोल के भी उसमें नहीं, बोल पे एज ए एनालिस्ट में जरूर गया हूँ। हाँ, बट मैंने देखा है आपको यहाँ पे ये एटलीस्ट एक फ्रीडम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि उस तरह से कोई आप पर पाबंदी नहीं होती, तो आप कहीं पे भी जाके अपीयर हो सकते हैं। तो आप का बेसिकली जो आपका एकेडमिक्स था वो भी जर्नलिज्म से ही? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ एफए
जी। तो मेरे बड़े भाई जो थे वो मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट की प्रोस्पेक्टस लेके आए थे अपने लिए। अच्छा जी। तो आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो मैंने वो पढ़ी थी। हम्म। तो मुझे लगा था कि इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट ईयर मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं बाय प्लानिंग या बाय डिजाइन जो है वो अच्छा जर्नलिज्म में आया हूँ। एक तो होता है ना कि एक हादसाती तौर पे लोग जी, घूमते जी। फिरते आ जाते हैं। जी हाँ। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने वो 4 इयर्स का BS ऑनर्स किया। उसी दौरान मैंने जो इलेक्शन 2008 है उसके लिए फिर मैं एज ए इंटर्नी जियो को ज्वाइन किया और फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। तो वहां से ये मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ। तो ये कोई हादसाती फैसला नहीं था। तो जर्नलिज्म में पॉलिटिकल साइंस वगैरह सारी सब्जेक्ट्स होते हैं जी बिल्कुल, उसमें हमें बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस भी थी, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस का भी होता है। फिर ये होता है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें भी पढ़ाते हैं। अभी ये जो जर्नलिज्म है ये थोड़ा सा एक्सपैंड होकर कम्युनिकेशन स्टडीज बन गया है, जिसमें मीडिया प्रोडक्शन भी है, पब्लिक रिलेशनिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अब जो डिजिटल जर्नलिज्म है, अब ये सारा कुछ इसके अंदर उस डिग्री के अंदर समा गया है। तो अब ये कम्युनिकेशन स्टडीज है। जैसे आपने कहा था कि अब दुनिया चेंज हो रही है, तो उसमें मेरा अपना जाती मानना ये है कि कोविड के बाद पोस्ट कोविड सिनेरियो जो है उसमें वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो गई है, लोगों की सोच के जाविये चेंज हो गए हैं। और आपको एप्स्टीन फाइल के बाद कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर वो चीजें उतार दी गई हैं जिससे आप नॉर्मल सोचने की सलाहियतों से महरूम हो गए। असल में अब ये जिस तरह आपने ये फाइल्स का तज़किरा किया है और ये जिस तरह के हौलनाक इंकशाफात हैं जी, और पहले तो हम इसको एज ए कंट्रोवर्सी थ्योरी ट्रीट किया करते थे कि कोई इस तरह की छोटी मोटी खबर आती थी कि नहीं ये हो सकता है कुछ साजिश हो फलाऊं, बट वो जो उसकी डिटेल्स हैं बड़ी हॉरेबल है और डिटेल्स लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि खाली फ्लूक्स हैं और उसमें एविडेंसेस भी हैं और लीकेजेस भी जो हुए हैं, और उस पे वो जो टाइट लिप्ड है, जो उसके फनकार हैं, जो एक्टर्स हैं वो खामोश हैं, तो वो जाहिर करता है कि एग्जैक्टली। और इसमें एक और ये जो आपने सच्चाई की बात की ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड वर्ल्ड के किसी मुल्क में अगर ये सारी एपिसोड होता तो उसमें एक उसको डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। वहां पे एटलीस्ट वहां का जो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने इस चीज को एक तो तस्लीम किया है, दूसरा ये कि फिर उसको वो डीक्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिक होने पे अब कोई शक नहीं है। कुछ डिटेल्स डेफिनेटली मिसिंग है, बट वो एक ऑथेंटिक चीज बन गई है, कंट्रोवर्सी थ्योरी नहीं रही। इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन बाय देम। हाँ, वो कहते हैं ये है, ये एस्टेब्लिश हो गया है, उसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट का ठप्पा नहीं लगा। लेकिन बहरहाल जो कोई एक्शन तो नहीं लिया गया। एटलीस्ट मतलब एक आपके पास मेरा ख्याल है कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से चीजें आ रही हैं, तो एटलीस्ट उसी पे डिबेट हो रही है। बिल गेट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। नहीं, सब बड़े नाम है जी उसके अंदर, और जिस तरह से वो गल्फ से लेके तो अमेरिका तक एक एक चीज डीक्लासिफाई हो रही है, लोगों के रोल्स हैं उसके अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, रिस्पांसिबिलिटीज है बिल्कुल है, और दूसरे वी आर नॉट गेटिंग। हाँ, और उसमें वो जो डिस्कशंस हो रही हैं उसके अंदर इवन पाकिस्तान के कुछ लीडर्स के नाम भी आए हैं, बट डिस्कशन की हद तक। तो बड़ा वो तो पॉजिटिवली आए, वो पॉजिटिवली आए, इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान जो है वो उसका नाम आ गया तो कुछ स्कैंडल निकलाएगा, लेकिन वो जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें तो ये इमरान खान का एक इमेज पॉजिटिव निकला है कि जी हमें इसको डील करना पड़ेगा, ये ईरान वालों की तरह एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहा है, टर्की वालों की तरह, तो इसको देखना पड़ेगा। बल मोदी साहब का तो है उसमें नाम, बिल्कुल और वो स्कैंडल है, वो लोग अभी जोर नहीं लगा रहे जरा सा, अगर जरा सा जोर लगाएंगे तो उनके यहाँ भी। और मेरा ख्याल है कि जो अभी गल्फ का सिनेरियो है, ईरान का जो इशू चल रहा है, उसने बहुत ज्यादा उनको रिलीफ दिया इस मामले में। अदरवाइज अगर ये इंटरनेशनल क्राइसिस ना आता तो वो जो डिबेट है वो उसका फोकस वहीं पे रहना था। अच्छा, कमिंग बैक टू योर करियर, तो फिर आप 15 साल से यहाँ रहे, तो असरूर रमूज और उतार चढ़ाव और वो सारा आपने देखा होगा पाकिस्तानी सियासत में। जियो का हाइट बढ़ते हुए, उसको एक्सपेंड होते हुए, उसका कल्चर रिफाइंड होते हुए सारा देखा, जो एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हुए आपको। तो मुझे ये पता है कि जो 15 साल पहले जो जियो था वो आज क्या है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है। आप जो 15 साल पहले थे, तो अब आप अपने अंदर क्या चेंज और क्या ग्रोथ और क्या वो करते हैं, और आगे आपका क्या करने का इरादा है नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद?
देखिए ये तो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो जियो है या जंग ग्रुप है वो लार्जेस्ट भी है और नंबर 1 भी है जी। तो वहाँ पे अभी तक बिल्कुल जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं या सीखने के मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये है कि वहाँ पे एडिटोरियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और वो जो एक टिपिकल स्टाइल होता है ना जिसमें सेठ कल्चर है, ये लिखना है, टाइम, हाँ टाइम कैलकुलेटेड है, ये जी। करना है वो करना है, वर्ड्स का ध्यान रखना है, ये ऐसे नहीं है। अच्छा। आपको कुछ प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं और उसमें फिर आपने प्ले अप करना होता है, चीज़ों को देखना होता है। हाँ वो स्ट्रिक्ट नहीं होती, बड़ा लॉजिकली आप उसको काउंटर भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो वो जो एक मीडिया के बारे में परसेप्शन बन गई है ना कि जी ऊपर से एक लाइन आ रही होती है उसको आपने 100% जो है वो टो करना है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है इसको बाकी चैनल्स से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है, मुमताज़ बनाती है। और किसी ऐसे चैनल में ऐसा ये वाली लिबर्टी नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है परसेंटेज ऑफ लिबर्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा। अच्छा, ये अच्छा। मतलब इसको अगर मैं इस तरह से लेकिन अगर आप जियो में नहीं होते तो फिर कौन से चैनल में होते? चलो यूं बता। नहीं इतना तो कभी वो सोचा नहीं है। असाइनमेंट तो होगा, आप मुझे नहीं बता रहे। यहाँ पे जो एक सहाफती सफर जिसको हम कहते हैं, जो जर्नी है उसमें ये होता है कि आप इसको बिल्कुल एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं एज ए इंटर्नी। मेरा ज्यादा जो फोकस रहा वो पॉलिटिक्स की तरफ रहा। फिर ये है कि कुछ ऐसी असाइनमेंट्स की कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स में आपके चैनल के नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो फिर उसमें कुछ ऐसी असाइनमेंट्स थी, उसका भी बता दीजिए। हाँ उसका भी बताऊंगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ एक शिफ्ट हो गया कि जिसमें जो इंतखाबी सियासत है, डिजिटल पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्शंस की। तो उसके अंदर फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली ये रहा कि पूरे पाकिस्तान की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, MPAs MNAs के इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, वो सारे कवर करने का मौका मिला डिफरेंट 2008 से लेके तो 2024 तक। बड़ा मेहनत तलब काम है। तो वो एक बड़ा एक्टिव रहना होता है और उसमें सारी चीजें, उसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो उन डिटेल्स में आप तभी जा सकते हैं जब आपको एक पर्सनल इंटरेस्ट हो, और आप अगर इंटरेस्ट के बगैर इस काम को करेंगे तो वो एज ए असाइनमेंट आप कर तो लेंगे, बट उसकी जो डेप्थ है या उसकी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आप लर्न नहीं कर पाते। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। फिर इसी तरह ये है कि जो रूटीन के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के जिसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, डिफरेंट एराज हैं, उन पे काम करने का मौका मिला। तो एक ओवरऑल एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे अंदाजा होता है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड सहाफ़ी हैं। हाँ कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है कि बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के या विदाउट नंबर्स बात करना बड़ा एब्सर्ड हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप कोई लॉजिक दे रहे हैं, कोई दलील दे रहे हैं, उसकी बेस में या उसकी सपोर्ट में आपके पास एक एविडेंस है जो जिसमें कुछ नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, आदादो शुमार हैं, अच्छा लगता है मेरा ख्याल है। तो सहाफत के लिए कौन सी 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं एक जर्नलिस्ट में होनी चाहिए? देखिए एक तो है डेडिकेशन जी, ये तो एक में होना चाहिए। मतलब एक जर्नलिस्ट में क्या चीज है? नहीं जर्नलिस्ट में तो है जैसे डिसिप्लिन है, आपके डेडिकेशन है और आपकी स्किल्स हैं, और वो तो एक सारा जेनेरिक है ना। जर्नलिस्ट के लिए 3 कौन सी चीजें? नहीं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फिर एज ए जर्नलिस्ट ग्रो नहीं कर पाते। अच्छा। और जो न्यूज बिजनेस है ना, हाँ। उसमें तो हमारे यहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट ये कहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं सहाफी, तो हम ये नहीं पूछते कि क्या हाल है, हम कहते हैं क्या खबर है। अच्छा। तो जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाएंगे जी, अपनी इन्वॉल्वमेंट अपनी 100% करेंगे, तभी आप जो है वो उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों से फिर आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है। 8 आवर्स की जॉब नहीं है। चलिए ये तो एक हो गया। आप चलिए ठीक है, डेडिकेशन। व्हाट आर अदर्स? हाँ उसके बाद ये है कि फिर जो न्यूज़ बिजनेस है उसमें न्यूज़ के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी 9 AM मेरी जॉब शुरू हुई और 6 PM खत्म हो गई। हाँ। तो अब रात 8 बजे या रात 11 बजे जो इवेंट हुआ है ना, तो वो नहीं है। हाँ, मैं कल सुबह 9 बजे देखूंगा। तो ये चीज उसके अंदर ठीक है मैटर करती है। यानी आपको फुली एक्टिव रहना पड़ता है। आप पॉइंट के फील्डर है। हाँ बिल्कुल, पॉइंट पे खड़े रहना है आपने। जहां भी जो चीज है वो आपने पकड़नी, ग्रिप करनी और एब्जॉर्ब करनी। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है जो तीसरी बात है वो ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप हाँ अगर आप उसमें
रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं कि जी विद इन डेज मिल जाए, विद इन मंथ्स मिल जाए, तो वो नहीं है। ये एक बड़ी रियाजत का काम है कि जिसमें आप बाकायदा मेहनत करते हैं, फिर आपके सोर्सेज बनते हैं, नेटवर्किंग होती है, उसी तरह अगर आपके पास रीडिंग का बड़ा अच्छा मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपकी जो कंसिस्टेंसी है और जो पेशेंस है वो फिर आपको एक अच्छे जर्नलिस्ट में कन्वर्ट करता है। नहीं, बेसिकली आपकी जो आपकी राय है, ये सारी जो चीजें बताई, ये वो आपकी राय के बेसिस होते हैं सारे, बेसिकली रॉ मटेरियल है। तो जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतनी अच्छी आपकी राय होगी, आपकी जो तज्जिया है, गुफ्तगू है या आपकी तहरीर है, उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही पावरफुल होगा। जितना पावरफुल होगा उतना आप ग्रो करेंगे और अक्रॉस द मासेस जो है वो आपकी से होगी और आपकी बात को सुना जाएगा। हाँ, इसमें मुझे एक बड़ा एक हिस्टोरिकल वाकया याद आ रहा है कि किसी काजी से उसके शागिर्द ने पूछा कि जी वो मैं किताबें पढ़ता हूँ, सबक याद करता हूँ, तो ऐसे लगता है कि शायद बाद में भूल गया। तो उन्होंने फिर उसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा ये ऐसे ही है जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं तो उस वक्त तो वो आपको मजा देता है, लेकिन क्या है कि वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है और डिसॉल्व हो जाता है और जहां जहां उसकी जरूरत होती है। इसी तरह जो नॉलेज है वो बैक ऑफ माइंड आपके पास मौजूद है। फिर वो पीसेस जब आप उनको इकट्ठा करते हैं तो वो तमाम पीसेस फिर माइंड से निकल के आपको एक बेहतर स्टोरी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये चीज मैटर करती है। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आप बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते थे। अभी तक मैंने इसका तजुर्बा नहीं किया। अगर आप साफी नहीं होते तो क्या होते? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे टीचर होते, प्रोफेसर होते। ये हो सकता है, मैंने अभी तक कोई उसमें दो चीजें, एक और ये कि आप यू लव रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, ठीक है ना, और बाकी जो तीन चीजें आपने जरूरी बताई कि ये होनी चाहिए, तो वो आप में होंगी, तो आपने बताई कि आप में होनी चाहिए। तो तीनों चीजें अगर आप रिसर्च को एड ऑन करें तो एक प्रोफेसर और रिसर्चर निकल के आता है। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ इत्तेफाक है या नए शेप में आ गया। बिल्कुल, ये कोई केमिकल गलत डल गया मैंने सुना है आप कहते हैं कि ताकत मसाइल का हल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ताकत किस चीज से होती है? जाहिर है मनी स्पीक्स। जी, मैं ब्रॉडर टर्म में ले रहा हूँ, कोई जिसमें आपने ताकत का जिक्र किया, वो ये वाली ताकत नहीं है कि आए मैं और आप पंजा लड़ाए तो कौन जीतेगा। मैंने ज्यादा एक्सरसाइज की हुई होगी तो मैं करूंगा, चाहे मैं आपका ऑफिस बॉय क्यों ना हो। खैर, तो वो ताकत मसाइल का हल नहीं है, लेकिन जीत तो हमेशा ताकत वाले की होती है। हमने तो अभी तक यही देखा है। हम पुरानी गजवा और पुरानी हिस्ट्री में जो मुस्लिम लीडर्स हैं और जो जिन्होंने लड़ी, वो तो ईमान से लड़ा करते, तो वो तो सूरत हाल डिफरेंट थी। आजकल तो वो वाली सूरत हाल नहीं है, बट इट्स ऑल्सो अगेन डिबेटेबल, वो हम बात करें। लेकिन जो बज़ाहिर लगता है अभी जितनी चीज़ों जंग वो नहीं जीत सकते, ताकत से हर चीज़ वो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट, इसलिए जो आपने कहा ना बड़ा डिबेटेबल है जी। तो मेरा ख्याल है मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि एक बड़ा फलसफा है कि क्या किसी मुआशरे में ऑर्डर होना चाहिए या किसी मुआशरे की बुनियाद जस्टिस पे होनी चाहिए। तो ये जो जस्टिस वर्सेस ऑर्डर का एक फलसफा है ना, उसमें मैं जस्टिस के साथ हूँ कि आप मुआशरे को इंसाफ की और बराबरी की बुनियाद पे उसकी उठान करें। उससे ये होगा कि आपको फिर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ताकत का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट लाइन है, इनजस्टिस करनी होती है, तो और उसके लिए उसको आपने फिर कवर अप करना है, और उसका जो बेस्ट सोल्यूशन आपके पास होता है वही होता है कि मारा मारी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर आपकी सोसाइटी, अब ये चीजें हम देखते हैं यूरोप अमेरिका में कि उनकी जो डोमेस्टिक लेवल की चीजें हैं उसमें उन्होंने इन चीजों का ख्याल रखा है। ये ठीक है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर वो बिल्कुल माइट इज राइट वाला काम करते हैं, बट उन्होंने अपने जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको इस बुनियाद पे बनाया हुआ है कि जहाँ पे आप जस्टिस को लेके चलें, ताकि फिर आपको वो जो हमारे यहाँ पे जिस तरह मसाइल होते हैं वहाँ पे नहीं होते। लंदन राइट्स बड़े मशहूर हुए, लेकिन क्या है कि आपके पास एक सिस्टम था, आपने विद इन 1 month और 2 आपने सब लोगों को आइडेंटिफाई किया किसका कितना कसूर है, उसके बाद आपने उनको चार्ज किया, जेल में भेज दिया। हम यहाँ पे 3 साल से 9 मई को लेके बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है। रियासत ने, अवाम तो रोज खज्जल ख्वार होते थे ना अदालतों में, छोटी अदालत में जज साहब नहीं आए जी, फलां नहीं आए, हमेशा 3 साल मुकदमा चल रहा है, 6 साल चल रहा है। अब रियासत को भी वो टेस्ट लेना पड़ रहा है
कि यार ये होता है अदालत के अंदर। तो इसलिए वो जो जस्टिस वर्सेस ऑर्डर वाला मसला है ना, वो पाकिस्तान में भी जब आप जस्टिस की तरफ आएंगे ना, इंसाफ की तरफ आएंगे, तो फिर आपको ऑर्डर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो ऑर्डर है, ये बिल्कुल है इस वक्त 100% ऑर्डर है जी, 100% है। लेकिन असल में ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये किया गया या हो गया, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसमें जो डेरिवेटिव्स थे वो लिए गए या ऑटोमेटिकली हम इस तरह डिरेल किए गए कि हमारे निज़ाम के अंदर वो वाला सिस्टम चल नहीं पाता। तो इसीलिए अब हमें ऑर्डर सिस्टम के अंदर अपने उसको लाना पड़ा। देखिए तो दूसरी साइड भी हमेशा से उसको परखना तो चाहिए ना, कि हम नहीं, वो कहते हैं ना कि मैं अगर 2 दिन सॉरी आपको मैं 2 दिन अगर छुट्टी करता हूँ और तीसरे दिन मैं लेट आता हूँ, तो मैं अब ये सिस्टम गलत बना रहा हूँ ना। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ऑर्डर ही करेंगे ना, कभी जो 3 दिन नहीं आएगा उसको हम निकाल देंगे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ, वो कहते हैं ना, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। ये कॉम्बिनेशन होता है, exactly, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। yes. और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम एक रात सोए हैं, सुबह उठे हैं तो सिस्टम हाइब्रिड हो गया, नहीं। हाँ, ऐसे नहीं होता। हाँ, बिल्कुल इसकी एक हिस्ट्री है और उसके अंदर जिसने कंट्रीब्यूट किया नेगेटिवली, हाँ यस, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। नहीं, वो तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी तो दोनों उसमें हम ये नहीं कर सकते कि अगर मेरी फेवरेट पार्टी मुस्लिम लीग नून है या मेरी फेवरेट पार्टी तहरीक इंसाफ है, तो मैं उसका जो पार्ट है या उसका रोल जो है उसको अंडर द टेबल कर दूं और दूसरे को कहूँ कि नहीं भाई तुम ऐसे थे। नहीं, आपको जब एनालिसिस करना होता है तो फिर आपको बताना होता है कि यार ये 25% आपका कसूर है, 45% इसका है, बाकी इसका है, मिसलेनियस ये था। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है उसके अंदर आप पिछले 10 साल को जब उसका तज्जिया करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हर एक ने उसमें अपना हिस्सा डाला, बिल्कुल, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बन के सामने आएगा। और अगर आप इसको अंडू करना चाहते हैं तो उसी तरह आपको एक एक पीस को उसी तरह से अलहदा करना होगा और फिर उसके बाद ये चीज होगी। लेकिन ये किताबी बात मैं कर रहा हूं, ये होता नजर नहीं आ रहा। आप बहुत ज्यादा वो हैं, आप बहुत किताबी होते होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। आपने बहुत चीजें जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हिर्स की हुई हैं और वो आप उन्हीं लाइन पे सहावत की जो प्रॉपर एकेडमिक्स है उसी पे बोलते हैं, विच इज वेरी गुड। मतलब इसमें नथिंग। मेरा कहने का मकसद ये है कि माजिद निजामी जो है उसमें 70 खूबियां हैं और 30 खामियां हैं, और अगर मैं मक्खी बन के उन 30 खामियों के ऊपर बैठूं और मैं उनकी खामियां ही उजागर करूं तो माजिद निजामी इज अ बैड गाय। ठीक है, हालांकि 70% उसमें खूबियां हैं, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वो अच्छा आदमी है। सिमिलर इज द केस विद दिस जस्टिस एंड ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स के हम क्या करते हैं, उसके सिर्फ जो बुरे पहलू हैं वो हम उसको देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो उसमें जाती हो रही है, हमारे साथ जाती हो रही आप उसमें ये नहीं देखते। आई एम नॉट प्रो एस्टेब्लिशमेंट, आप हो भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। जनरल बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, जहां मुल्क की सिक्योरिटी की बात होगी तो मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूंगा। ठीक है, क्योंकि मुल्क बचाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज ईरान की सूरत हाल है, वो अपने आप को बचाने के लिए जहां भी मारे मिसाइल, जिसको भी फेंके, वो जस्टिफाई करता है। अगर वो कल पाकिस्तान पे भी मारते तो मैं कहूंगा उसने सही किया, क्योंकि हम बैठे हुए तो अमेरिका के साथ हैं। हमारी नाजुक सूरत हाल तो जरूर है, लेकिन मुल्क जो हमारा इस दौराहे पे आके खड़ा हुआ है तो उसमें ज्यादातर जो गलतियां हैं वो सिर्फ सियासतदान की नहीं है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। हम जो जैसे जर्नलिस्ट हैं उनका बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ जो जर्नलिस्ट हैं वही गवर्नमेंटें चढ़ाते हैं और वही गवर्नमेंटें उतारते हैं। अगर आप देखें हमेशा से अखबारात से ही गवर्नमेंटें बनती रही और अखबारात से गवर्नमेंटें उतरती रही। तो आज जो है वो आपका डिजिटल मीडिया है, उसमें एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है या बिल्ड करवाया जाता है, और डीप पॉकेट्स हैं तो मैं उसका जिक्र नहीं, अच्छे सहाफ़ी भी हैं। तो कहने का मकसद, मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो हम जिस सिमत में जा रहे हैं, आया वो सिमत अंडर दीज सर्कमस्टांसेस और दिस सिस्टम और दिस हाइब्रिड सिस्टम वो सही है या नहीं है? हाँ, ये लंबा सवाल कर लिया मैंने। नहीं, इसके जो 2-3 हिस्से हैं मैं उनको कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर बात करूं। पहली बात जो आपने की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एक मजबूत दिफाई निज़ाम होना चाहिए, एक मजबूत फौज होनी चाहिए। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहलगाम अटैक हुआ,
उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की जंगी कशीदगी हुई पिछले साल। आपने अपने एक्शंस से बताया कि आप कितने कैपेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसके बाद नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। गेटिंग माई पॉइंट, ये है पॉइंट। हाँ, ये है पॉइंट जी, बहुत अच्छी बात। जब भी आप विदाउट एक्शन अपना नैरेटिव लेके चलेंगे ना, ढोल बजाएंगे, वो नहीं बजेगा ढोल, नहीं बजेगा। पूरी दुनिया ने आपको माना, आपको कोई पीआर कैंपेन नहीं चलानी पड़ी, आपको कोई पीआर फर्म्स हायर नहीं करनी पड़ी, रिजल्ट आपके सामने था, आपने उड़ा के रख दिया। इंडिया हमारे सामने है, चुपता फिर रहा था। सो इसलिए अभी तक 100%। और जिस तरह ट्रंप हमारा स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और वो रोज बताता है कि 5 जहाज थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, उसने तो यूटर्न मारना है। अब हम वी आर वेटिंग कि वो यूटर्न कब मारेगा। ठीक है, 6 महीने उसने साल हमारी अच्छी कैंपेन कर ली है। कहने का बुरी तौर पे तो वो उनके साथ है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। कहने की बात ये है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करके उन पे अमल करते हैं, तो फिर आपको किसी पीआर कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको पीआर कैंपेन की, नैरेटिव बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। ये है प्रॉब्लम। तो जिस पाकिस्तानी रियासत में जिसके जो जिम्मेदारियां और फ्राइज हैं, अगर वो उनको अदा करेगा तो कौम से बड़ा जज कोई नहीं है। वो 100% आपको एक रात के अंदर वो आपको वैलिडेशन दे देंगे। आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई बिलियंस ऑफ रुपीस की कैंपेन्स चलाने की, एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता रहा है। और अगर आप नहीं करेंगे और उसके बाद फिर आप बयानियां लेके चलेंगे तो वो पिट जाएगा। पिटते रहे, होते रहे। ये है, मेरा केस ये है। हाँ, चलिए अब इसको थोड़ी सी सियासत पे नामों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। सिंध के अंदर जो इलेक्टोरल नेटवर्क है, दैट इज बेस्ड विद वडेरा शाही। ठीक है, वडेरे हैं जो अपनी कैंपेन चलाते हैं और फंड देते हैं पेरेंट पार्टी को। उसी में उनकी नॉमिनेशन होती है और उसी में वो इलेक्शन लड़ते हैं और हमेशा से लड़ते आए हैं। वडेरे चेंज होते रहते हैं, जो जितने ज्यादा पैसे देता है या खर्च करता है वो आ जाता है। जो जितना पावरफुल वडेरा होता है वो उतना जीत भी जाता है और उतनी अक्सरियत से जीतता है, और वही नॉमिनेट भी होता है। तो ताकत तो आ गई ना यहाँ वहाँ। और आपने कहा है वही कि ताकत हर मसाइल का हल नहीं है। तो उनके मसले तो सारे उस पार्टी के मसले। अभी मैं अवाम की तरफ नहीं हूँ, मैं पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ। पहले मैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात कर रहा था, अब मैं पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो उनको ये इजीएस्ट लगता है कि ताकत है, पैसा है। मैंने कहा था पैसा बेस है, पैसा खर्च करते हैं, वो ताकत में है। और वहां आके वो पिछले 30 ईयर्स से उनकी हुकूमत है सिंध में। अब ये जो नेक्सस है ये कब ब्रेक होगा और कैसे ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल ठीक है जी। इसका बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है। वो ये है कि आप देखें जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इंटीरियर सिंध को लावारिस छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के पास मौका था, वो इंटीरियर सिंध में जाते, काम करते, पेनिट्रेशन होती, उनकी पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते। क्यों नहीं किया उन्होंने? ठीक है, क्या रीजन है उसका? मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। इजी सॉल्यूशंस जो है ना, इजी सॉल्यूशंस तो ये है ना कि एमक्यूएम के 18 बंदे गवर्नमेंट में आ जाए। वो एक इजी सॉल्यूशन है ना। ये मुश्किल काम है कि यार, ये मुश्किल काम है कि आपने हर जिले के अंदर, हर तहसील में दफ्तर खोलना है, आपके कारकुन होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, उसके पास एक चांस था। अब इंटीरियर सिंध का प्रॉब्लम यह है कि इंटीरियर सिंध की जो पॉलिटिक्स है वो उसका रुख एक ही है, उसमें ऑपोजिशन आपको नजर ही नहीं आती। एक फंक्शनल लीग थी, वो परफॉर्म करते थे एज ए ओपोनेंट, लेकिन अब इस टाइम वो भी बिल्कुल एक मिनिमम लेवल पे जा चुके हैं, तो ठंडे हो गए। इंटीरियर सिंध में क्या हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने हर वो शख्स जो उनका पोटेंशियल ओपोनेंट हो सकता था, या तो उसको बहुत अच्छी ऑफर की कि तुम हमारे पास आ जाओ। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, घोटकी के महर्स हैं, गौस बख्श महर हैं, फिर बिल्कुल अरबाब गुलाम रहीम की जो फैमिली थी वो टूट गई। ठट्ठा के शिराजी जो हैं, वो सब आ गए। तो वो जो डायनामिक्स है सिंध की पॉलिटिक्स की, उसमें यह है कि वहां पे ऑपोजिशन रही कोई नहीं। बाकी जो लोग थे, अभी पिछले साल मेरा वहां पे इंटीरियर सिंध में जाना हुआ, तो मैंने इसी तरह एक साहब से पूछा
कि क्या रीज़न है कि आप जो एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स है उससे निकल गए। तो उन्होंने कहा कि देखें मेरे पास ज़मीनें भी हैं, सारा कुछ है, एक मुनासिब सेटअप है, बट ये है कि हम जब उनके खिलाफ खड़े हुए, हमने कैंपेन की, कुछ 40-50 हज़ार वोट पड़ा हमें, जिस दिन इलेक्शन हो गया और उनकी गवर्नमेंट बन गई, तो अगले 1 महीने में मेरे सपोर्टर्स के ऊपर मोर देन 100 FIRs हुई। और जो मेरा नेटवर्क था वो सब का सब मेरे पास आए, वो कहे कि आपका एहतराम बहुत है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, बट हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। क्या करेंगे? हाँ, तो हमें जाना पड़ेगा या घर बैठना पड़ेगा। तो सिंध का मसला ये है कि वहां पे आपने एक इक्वल ग्राउंड नहीं है, और उसमें बिल्कुल मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की गलती है कि उन्होंने वो ग्राउंड खाली छोड़ी और उसको पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कैप्चर कर लिया। और इसलिए जब आप बिल्कुल जंगल के बादशाह बन जाते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। ये वही वाला नहीं है जब 70s में जो इलेक्शन हुए थे और भुट्टो साहब वहां से खड़े हुए थे, जुल्फकार अली भुट्टो लाड़काना से खड़े हुए थे, और जान मोहम्मद अब्बासी बिल्कुल जमात इस्लामी करवा लिया था, जबकि 96,000 वोट लेके जीते थे ये, तो उन्हें उनको किडनैप कराने की क्या जरूरत थी? आज भी वही पावर पॉलिटिक्स चल रही है। 100% एग्जैक्टली। जान मोहम्मद अब्बासी कंटेस्ट भी करते तब भी भुट्टो साहब ने जीत जाना था। जीत ही नहीं सकते थे वो, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने जीतना था कि मैं बिला मुकाबला जीतूं, बस बिल्कुल। मेंटेलिटी को जाहिर करता है ना जी, कि आपकी सोच क्या है। वो जो आपने कहा कि वडेरा कल्चर के भाई कोई ओपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता ना। ये तो वहीं से चल रहा है। नोडेरो के खान बहादुर भुट्टो उनके ससुर होते थे। खान बहादुर भुट्टो जो थे वो सरदार थे, और वो अपने इलाके में कोई स्कूल कॉलेज खुले नहीं देते थे। कहते थे कि ये अगर ये खुल जाएगा तो ये हमारे सर पे आके खड़े हो जाएंगे। तो वो जो माइंडसेट है आज भी वही माइंडसेट चल रहा है, और कोई 35,000 के करीब घोस्ट स्कूल है इंटीरियर सिंध के अंदर, प्राइमरी स्कूल जो काम ही नहीं कर रहे। अभी आप देखें ना कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, जो बजट से पहले आती है और वो गवर्नमेंट की जानिब से होती है, उसमें आप फैक्ट एंड फिगर्स देख लें सिंध के कि 60% जो स्कूल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 70% है उसकी दीवार ही नहीं है। तो वो स्पेसिफिक डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं। उसकी रीजन क्या है कि आप जब अकाउंटेबिलिटी से निकल जाते हैं, आपको क्वेश्चन करने वाला नहीं होता, तो फिर वो जो पंजाबी में कहते हैं गलियां हो जन सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, मिर्जा यार फिरेगा फिर। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर हम यही बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो बलूचिस्तान में इससे ज्यादा सूरत हाल खराब है। वहां तो बस जो सरदार है वो ठीक है, वही माई बाप है और वही खुदा है वहां का, और वहाँ जो महरूमियां हैं वो निकल के कहाँ कहाँ आ रही हैं। मतलब तो अब तो लोग अंदर से वो पाकिस्तान के साथ नहीं है वहाँ के जो रहने वाले हैं, और ये ओपन सीक्रेट है, मैं ये कह रहा हूँ, और बड़े आंसू के साथ और दिल दुखी है। तो ये वाली बात मैं कर रहा हूँ कि वो हमारा भाई है और हमारा हिस्सा है, और लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी हमारी सारी मराहत और जो सारी फैसिलिटीज वगैरह वहाँ की, वो उनसे सारी स्नैच की गई है, और वहाँ उन्हें बजट नहीं हुए, मतलब तरक्याती काम नहीं हुए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं लगे। और उसके बाद अब वहाँ हमें हमारी जो मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है, और जो सारा हमारी फौजों को वहाँ टाइम देना पड़ रहा है, और हमारे फौजी वहाँ शहीद हो रहे हैं। इसका आपके ख्याल में एक जो सोशली और गवर्नमेंट के हिसाब से हम तालीम का नेटवर्क वहाँ स्ट्रॉन्ग करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, या वहाँ माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करें, कि वहाँ क्या एक्शंस दिखाएं कि जो नैरेटिव वहाँ एक्शंस के साथ बिल्ड करने की हमें जरूरत नहीं पड़े, जैसा आपने पहले। बिल्कुल, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं जी। एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये है कि आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसने बंदूक उठाई भी रियासत के खिलाफ है, आप उससे लड़ रहे हैं, फाइन, बहुत अच्छी बात है, सही है। लॉन्ग पड़ेगा उसका, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में आपको इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा कि फॉल्ट लाइन कहाँ कहाँ पे है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंडेक्स आया है जी लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें क्वेटा का नंबर 65 है, पाकिस्तान के 65 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उससे बेहतर है, और वो 66वें नंबर पे आ रहा है एजुकेशन इंडेक्स में, और वो सूबे का कैपिटल है, तो बाकी जिले तो उससे नीचे ही होंगे ना। जी हाँ बिल्कुल। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको एक हमारा क्लेम है ना एज ए स्टेट कि यार देखें सरदारों ने काम खराब किया हुआ, उन्होंने लोगों को
बांध के रखा हुआ है, उनकी अथॉरिटी है वहाँ पे, जुल्म है। इसका एक सोल्यूशन है कि वहाँ पे आप मिडिल क्लास बनाएं, एम्पावर करें, ताकि वो आपके साथ खड़ी हो। दुनिया में जहां जहां भी तरक्की हुई है, इंडिया में, टर्की में मिडिल क्लास करती है ना। बलोचिस्तान की जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, एक तो आप उसको प्रमोट करें, उसको बनाएं और उसको फैसिलिटीज ऐसी दें कि वो स्टेट के साथ आए। लेकिन वो जो ताकतवर जोरावर है वो उनको काम करने देंगे? हाँ, नहीं, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में है ना, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में कि अगर आपका जो डाटा है वो आपको ये बता रहा है कि जी 70% स्कूल जो हैं उनकी चार दीवारी कोई नहीं है, उनमें पानी की सहूलत कोई नहीं है, उनके अंदर बिजली कोई नहीं है, तो वो एजुकेशन का इंडेक्स तो फिर 65 नंबर पे आएगा। तो उसको जब आप लेके चलेंगे तो ये 5 से 10 साल में आपको इसकी चेंज नजर आएगी। मिसाल के तौर पे पंजाब में हम ये देखते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी पंजाब की बात होती है कि जी सड़कें बहुत अच्छी हैं, एक दिन में तो नहीं हुई ना। परवेज इलाही ने कंट्रीब्यूट किया, शहबाज शरीफ ने कंट्रीब्यूट किया, उस्मान बुज़दार ने को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया तो सही ना। अब मरियम नवाज कर रही है, तो एक तसलसल बनेगा तो चीजें बिल्कुल बिल्ड हो जाएंगी। और मरियम नवाज के बाद भी जो आएगा उसको भी करना पड़ेगा, वरना सब कहेंगे देखो अब क्या हाल हुआ। तो आप देखिए 10 से 15 साल में आपको रिजल्ट मिल जाता है। इसको तो 20 साल लगे तकरीबन ये वाली आने में। लोग मिसाल देते हैं, सिंध को मिसाल देते हैं कि वहाँ मोंजोदड़ो है तो यहाँ मरियम नवाज को भेज दें आप, वो करें। अच्छा मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो कैसे बना और मरियम नवाज कैसे बनी? देखिए ये देखिए, नाम जो है जी वो तो उनका एक बेसिक राइट है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो अपने वालिदैन की तरफ से उसको अडॉप्ट करना चाहें जी, या एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये तो उनका राइट है कि वो मरियम सफदर की बजाय अगर मरियम नवाज बनती हैं या बिलावल जरदारी की बजाय भुट्टो बनते हैं जी, तो राइट तो उनका है जी। बट डेफिनेटली इसके अंदर एक पॉलिटिकल गिमिक्री शामिल है कि जिसमें आप अपने वोटर को या अपने सपोर्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जनाब हम वी आर द सेम, या वो जो एक लाइन आ रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिबेट में तो इसको हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव में जब हम बात करेंगे तो फिर इस पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन हो सकता है। ये बात दुरुस्त है कि जो मौरूसी सियासत है जी, उस पे मेरा बड़ा इख्तलाफ है और वो एक डिबेटेबल चीज़ है कि आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि एक शख्स आपके घर में पैदा हुआ है तो वो उन तमाम सलाहियतों का मालिक होगा जिसके मालिक आप हैं, या वो आपके पूरे पार्टी स्ट्रक्चर को टेक ओवर कर लेगा। तो इसमें मुझे बिल्कुल इख्तलाफ जो बादशाहत है, जो बादशाह बनते हैं और जो प्रिंस बनते हैं, जैसे इंग्लैंड है और जो सऊदी अरब है और जो हमारे मुसलमानों का भी बादशाहत का सिस्टम, उसमें जो शहजादे तैयार किए जाते थे या जो इनके यहाँ भी ब्रिटिशर्स में और जो ये इसमें भी जो तैयार किए जाते हैं उनको प्रॉपरली बचपन से ट्रेन किया जाता है। ऐसे नहीं होते कि वो बन जाए, ठीक है। और उनको वो कैटेगरीज सारी जितने एग्जाम्स हैं उनके और जितनी मंजिलें वो सारी पास करके आनी पड़ती है ट्रेनिंग की। बट हाँ, एक सपोर्ट भी उनके पास होती है ना। मिसाल के तौर पे अगर शहजादा साहब कहीं पे फेल हो रहे हैं तो उनके पास दोबारा एग्जाम का या पास होने का ऑप्शन होगा, मेरे और आपके पास नहीं होता। एक और अब शहजादा बन के सोचे, उनके पास फेल होने का चांस नहीं है ना। उन्हें फेल नहीं होना, ये भी तो है ना, प्रेशर तो देखे ना। हम तो अपनी साइड, मैं गन लेके आके आपके कनपटी पे रखता हूँ और आपका मोबाइल स्नैच करने के लिए आता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे कहते हैं मैं आई एम अ बैड गाय, मैं डाकू जो मैं आपसे लेने के लिए आया। आप ये नहीं सोचे मैं आया क्यों, मैं इस पोजीशन तक पहुंचा क्यों, ये वाली सिचुएशन आई कैसे है। जो पॉलिटिकल पार्टीज मेरे हिसाब से जो बनती हैं वो इसीलिए बनती हैं, वो महरूमी के बाद बनती है। ठीक है, एमक्यूएम बनी तो वो एक पर्टिकुलर एक फैक्शन था, उनमें महरूमी थी, वो बनी। फिर जीएसएन बनी, एक पर्टिकुलर 100% फैक्शन के अंदर महरूमी थी, फिर वो बनी। इसी तरीके से ईएनपी अब वो हो गई है, वो फैक्शन को वो कहते हैं, लेकिन अब वो गैर फार है। तो इसी तरीके से जब एक इज्तिमाई तौर पे एक कौम में महरूमी आती है तो एक फिर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मंजिल पे, तो फिर वो जीतती है। जैसे पहले पीपल्स पार्टी थी, वो पॉपुलर थी, वो आई थी लॉन्ग टाइम बैक। फिर नून लीग आई, नून लीग किसी महरूमी से नहीं आई थी, वो एक डिफरेंट फिनोमेना था। पीटीआई बनी, वो महरूमी से बनी कि वो ठीक है, वो कराची वाले लोग आ गए, सिंध वाले लोग आ गए,
आपके बलोचिस्तान, मिडिल क्लास आ गई ना, मिडिल क्लास आ गई आपकी, और आके उन्होंने अच्छी बुरी बातें सब में होती हैं, इनमें भी है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो है कैद में, और जो खोली नंबर 804 है, ठीक तो है। 804 से आगे जो निकलने की अब पेशरत होती हुई नजर भी आती है और नजर नहीं भी आती। तो आपके ख्याल में अब इस सूरत हाल में आगे क्या होने के लिए जा रहा है? आया पीटीआई के जो हल्के हैं वो टेबल पे बैठने को तैयार नजर आते हैं और डिवाइड हुए में, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, या वो वेट एंड सी की पोजीशन में, या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इसमें तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है। ये उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमने मुज़ाकरात करने हैं या हमने जलसा जुलूस वो तो कभी भी नहीं रही उनके पास, ठीक है, हमेशा ये वाला फुकदान तो हमेशा रहा है उनको। अब चूंकि वो मुश्किल में है तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, अब ज्यादा होगा, ठीक है। जी। पहले पैम्पर्ड थे, गवर्नमेंट में थे, लोग सपोर्ट करते थे, काम चल जाता था, अब चलने वाला नहीं है काम। अब उनको बैठ के ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हमने करना क्या है और किस तरह से हमने अपना सोल्यूशन निकालना है। तो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है वो उनके पास नहीं है। आपने जेलें भरनी है, बिल्कुल भर लें, आपका राइट है, उससे क्या हासिल? आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप करें, लेकिन वो जो आधा तितर आधा बटेर है उससे सोल्यूशन नहीं निकलता। अभी भी उनको इसी चीज का, और ये चीज गवर्नमेंट के फायदे में जाती है, एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, उनको तो सूट करता है कि लड़ते रहें। मैनू की जब आप जाके बैठे हुए हो आराम से, तो मुझे बैरिस्टर गौर साहब और सोच रहे हैं, गलियां गंडापुर और सोच रहे हैं, शेख वकास अकरम और अलीमा खान का और मसला, तो ठीक है, करते रहे। नहीं, उन्हें तो डाइल्यूट किया गया है ना ऐसे करके। नहीं तो आप ना हो आप ना हो डाइल्यूट, लीडरशिप का भी तो फुकदान है ना। हाँ बिल्कुल है, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ भी हमेशा रहा है। तो इसमें खान साहब को एक चीज का सिर्फ फैसला करना है कि उन्होंने अगर तो सिस्टम के साथ चलना है तो उनको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अगर नहीं चलना तो दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें उनकी पार्टी उनके साथ हो। ये नहीं हो सकता कि खान साहब इस स्पेस पे चल रहे हो, पार्टी स्पेस पे हो, चल रही है जी। तो ये प्रॉब्लम उनको जिस दिन वो ठीक कर लेंगे उस दिन वो बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ सामने आ सकेंगे। उनको भी तो अंदर सही बातें नहीं पहुंचाई जाती ना, वो भी तो डॉक्टर्ड और ट्रिम हुई हुई चीजें पहुंचाते हैं ना, या पॉलिश्ड हुई हुई चीजें पहुंचाई जाती है। देखिए, और फिर उनसे अपनी मर्जी के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता होती, मुल्कों में इनकलाब क्यों आते हैं। वो आपको याद है ना, वो एक बड़ा मुझे नाम भूल रहा है कि एक शहजादी ने कहा कि ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं, उन्होंने कहा इनको रोटी नहीं मिल रही, तो उसने कहा ब्रेड खा लें। प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल लीडर का काम ही होता है कि आपके पास फिल्टर होके चीज आनी है। अगर आप इस कमरे में बैठे हैं तो आपके पास चीजें फिल्टर होके आ रही हैं। एज ए लीडर आपका ये काम है कि आप 2-3 ऐसी वॉइसेस रखेंगे जो आपको पल्स बताएं कि यार नहीं, ये यहाँ पे इतनी खुशामद हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है, ये सिचुएशन है, इसमें से निकलना है। अच्छा, अब मैं आपके असल जो आपने जिस मौके पे कहा था कि ताकत मसाइल का हल नहीं, अब मैं उस तरफ आता हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, ठीक है ना, हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था, और बहुत पहले करना चाहिए था। इट वॉज टू लेट टू डू। कल हमें हमारे एक गेस्ट ने बहुत अच्छी रात से पर्दा उठाया बकौल उनके। उन्होंने कहा ये जो अफगानी लीडरशिप है वो खुद भी चाहते हैं कि ये पाकिस्तान करे, और मेरे लिए सरप्राइज था, और मैं मुत्तफिक नहीं था उनसे इस वाली बात पे, क्योंकि बाकी जो सारी चीजें हो रही हैं वो जाहिरी हो रही हैं या बातनी हो रही है, आई डोंट नो। आपका इस पे क्या टेक है? आपके ख्याल में क्या ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि हमारी भी इनसे जान छूटे, हम भी महसूर हैं इन लोगों के, टीटीपी के? देखिए, उनका प्रॉब्लम ये है कि जब मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ अफगानिस्तान 2-3 साल पहले, वहाँ पे ये सेंटिमेंट है कि अगर टीटीपी को अफगान तालिबान ने ज़रा सख्ती से डील किया तो वो हो सकता है स्लिप करके दाइश की तरफ चले जाएं और उनके लिए अपोजिशन बन जाए। तो ये ख्याल तो वहाँ पे है जी, है। लेकिन एज ए स्टेट उनको रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन करते हैं तो हमें अफगानिस्तान की पॉलिसीज़ पे भी क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई बंदे के पुत्र बनो। दो स्टेट ऐसे तो नहीं चल सकती ना कि यार आप रात को भी लड़ रहे हैं, सुबह भी लड़ रहे हैं, 3 दिन का रेस्ट ले लिया फिर लड़ रहे हैं। दो स्टेट्स तो नहीं चल सकती ना। तो ये स्टेट्समैन जो है वो इस तरह नहीं करते। तो उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकलेगा, और पाकिस्तान में भी हमें इस चीज़ के बारे में एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें यूनिफिकेशन हो। पहले हमें बताया गया जी पाकिस्तानी तालिबान तो बहुत बुरे हैं, अफगान तालिबान जो है ना वो तो बेस्टीज हैं, बहुत जो काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें बताया गया कि नहीं, वो भी बुरे हैं,
तो हमें पहले बैठ के सोचना चाहिए कि यार हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है। या तो हम कहें कि भाई हमारी कंडीशनल दोस्ती और दुश्मनी है, जो कि होनी चाहिए। रियासतों के मुफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उनकी दोस्तियां नहीं होती, तो आप उस पर चले जाएं, बिस्मिल्लाह। लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट पाकिस्तान में भी होनी चाहिए कि हमने इनका करना क्या है। 3 साल पहले तो हम इनको रीसेटल कर रहे थे, इनको इधर ले आओ, सवात में ले आओ, वजीरिस्तान में ले आओ। अब हम कह रहे हैं कि नहीं जी इनको मारना है। उससे पहले भी हम कह रहे थे मारना है। तो प्रॉब्लम ये कि जब आप अपनी पॉलिसी के अंदर एक लॉन्ग टर्म चीज नहीं लेके आते, उसकी जो पॉलिसी है वो टूटती रहती है, ब्रेक्स आती रहती हैं आपकी पॉलिसी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम होती है। इंडिया इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा उनको? 100% करेगा, क्यों ना करे इंडिया इन्फ्लुएंस। इंडिया को तो हमने निकाला वहां से। हमारा नैरेटिव ये था ना कि अशरफ गनी, हामिद करजई, अब्दुल्ला ये तो इंडिया के एजेंट है। तो हमने इनको निकाल दिया, हम अपने बंदे लेके आ गए। तो अगर इंडिया को मौका मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा। अच्छा, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान से लड़े, वो खुद डायरेक्ट नहीं लड़े, और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़े, वो खुद नहीं आ रहा सामने। ये क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं कि आपने अपने आप को सेव करना है, आपने कहना है लड़ो। प्रॉक्सीज का कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि आप अपने घर बैठे हुए हैं, बाहर लोग लड़ रहे हैं। तो एज ए स्टेट जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल, तो उसमें फिर आप यही चीज निकालते हैं ना कि यार हमने अपनी जो सरहदें हैं उनको कैसे महफूज रखना है। बाहर वाले बाहर की जाने, हम आपकी जंग इधर नहीं लेके आ रहे। तो इसलिए हमारी जो पॉलिसी है वो यही होनी चाहिए कि भाई अफगानिस्तान के साथ आप इसी तरह स्टिक एंड कैरेट वाला जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करें कि भाई ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि भाई जब आपका दिल करता है आप मारना शुरू कर देते हैं, जब गोलाबारी शुरू हो जाती है, ये चलेगा नहीं। तो जो बॉर्डर है उसको पीसफुल होना चाहिए, और अगर आप पीसफुल नहीं बनाएंगे तो हम बना के देंगे आपको। हम अपनी साइड पे आ जाते हैं थोड़ा। तो जैसे केपीके है और वहाँ जो बॉर्डर एरिया है, वाना है वगैरह है, वहाँ फौज के साथ जो मुकामी है उनकी कशीदगी है, वो ढकी छुपी नहीं है। तो उसको आप किस नजर में देखते हैं कि मतलब वो कहाँ जाके बैठेगा वो ऊंट? अच्छा, वो उसमें ना जी बड़ा एक टेक्निकल नुक्ता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है जी, वो ये है कि जो ऑपरेशंस हुए ना खैबर पख्तूनख्वा में, उसका जो सेकंड फेज बनना था ना जिसमें रिहेबिलिटेशन होनी थी, वो नहीं हुई, वो नहीं हो पाई। अच्छा, उसकी वजह से जो कॉमन मैन है वो आपकी इस जंग से इररेलेवेंट हो गया। वो कहता है कि यार मुझे कुछ नहीं मिलता इसमें से, तो मैं तो इधर बैठा हूं, तुम लड़ो। तो जब ये डिस्कनेक्ट आ जाए ना तो फिर मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है, रियासत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहेबिलिटेशन के जो मसाइल हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि यार इनको हमने रियासत के साथ लेके चलना है। अभी वादिया तीरा में जो ऑपरेशन हुआ है जी, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको एडवांस पेमेंट देते हैं। जो लोग निकले हैं वहां से मुतासरीन हैं जी, पिछली दफा यही प्रॉब्लम आई थी ना कि जी ऑपरेशन के बाद पैसे नहीं मिले जी। तो आप अब उनको निकाल रहे हैं वहां से, तो आप उनको दे दें पैसे कि भाई ये रेंट का घर ले लो जी, ये अपनी गाड़ी का फ्यूल ले लो, अपने घर का राशन ले लो, कंपनसेशन ले लो। तो गुड गवर्नेंस जो है वो फिर यहाँ पे आती है, वो यहाँ पे आती है कि आपके पास पैसे भी हैं, बेकार नहीं करते हैं लोगों, तो आप अपनी विल से उनको फैसिलिटेट कर दें। ऑपरेशन आप करें, बिस्मिल्लाह जरूर करें, लेकिन क्या है कि वहां से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो गुड गवर्नेंस के जरिए आप उनको फिर फैसिलिटेट करें। पाक अफगान जो वॉर थी, इट्स वन साइडेड बट वॉर इज वॉर, तो वो तो पस मंजर में चली गई। ईरान और इसराइल की जो बड़ी इंटरनेशनल जंग शुरू हुई है उसके सामने, तो अभी कोई वहाँ अटैक्स वगैरह हो रहे हैं छोटे मोटे इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में? बिल्कुल, कभी कभी मेरा ख्याल है कि बहुत कम आ रही है, न्यूज़ बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन मामला चल रहा है। उसकी वजह ये कि जब तक कोर इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो ये ईरान ने कल कहा है सालसी अदा करने का, अब जो खुद ऑलरेडी वॉर में वो अब सालसी अदा कर रहा है, बताए नहीं। अब हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे चेंज हो गए हैं। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते थे या एटलीस्ट उनकी हम बात कर रहे होते थे, अब जिस तरह आपने ईरान की बात की है, इराक पे जब हमला हुआ या अफगानिस्तान पे हमला हुआ, कुछ ना कुछ यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व थी, कोई 2-4 इजलास हुए थे। अब वो तकल्लुफ भी नहीं है। अब सुबह 8:30 बजे आपने बम मार दिया, खत्म होगी बात, मुज़ाकरात फोर्स मेजर में चले गए बस। तो ये चीजें जो है ना, अब वो जो कॉन्सेप्ट है वो अब एक नई दुनिया आ रही है, और उसके लिए फिर ये जरूरी है कि एज ए स्टेट
हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना चाहते हैं तो हमारे पास एक डिफेंस होना चाहिए, हमारे पास एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम दूसरों की लड़ाई तो बाद में हल करवाएंगे, अपना जो ग्राउंड है उस पर तो स्ट्रांगली खड़े होना। इसमें मेरा वो पिछला वाला सवाल था, उसका आपने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के पास अगर ये वाला रास्ता होता कि वो किसी तरीके से हाइब्रिड सिस्टम में तहरीक इंसाफ को अपने साथ चला देती, तो वो वाली बॉर्डर सिचुएशन बेहतर तौर पे कंट्रोल नहीं कर लेते आपके ख्याल में? 100% हो सकती थी। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है केपी गवर्नमेंट का और फेडरेशन का, उसमें फर्क है जी। तो उसमें सॉल्यूशन तो यही है कि जब आपने पॉलिटिकल नैरेटिव को मुत्तहिद करना है या एक यकरुख कर लेके चलना है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि तहरीक इंसाफ कहती है कि ये लिंक्ड है 804 से। आप ये नहीं कर सकते कि हमारा लीडर जेल में हो सर, नहीं हो सकता, और आप उधर से कहेंगे जी हम गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। तो ये जो मुसल्लस है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि तीनों जो कॉर्नर्स हैं उन पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके ख्याल में ये जो भी 3-4 केसेस जो है उनके जो उन्हें बरी कर दिया गया है, बीबी को भी और कैदी 804 को भी, तो वो इसी मामले की पेशरफ्त आपको नहीं दिख रही? देखिए वो बिल्कुल होना चाहिए, इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है सीबीएम जो है बिल्कुल करें सारे, और दोनों साइडें इस चीज का ख्याल रखें कि स्पॉइलर ना आए। स्पॉइलर तो आएंगे, देखिए स्पॉइलर कौन होगा? जिनकी वो स्पॉइलर नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि वो तो अब टीम बी बन चुकी है, ठीक है, और गैर फाल है। वो जो उन्हें काम करना चाहिए था वो तो नहीं है। इनकलाबी यूट्यूबर भी होंगे, इनकलाबी यूट्यूबर जो रात को बैठ के वीडियो करते हैं कल इमरान खान रिहा होने वाला। वो अच्छे खासे सीनियर मैंने देखा है, बहुत सीनियर साहब भी बाहर जाके बहुत ही अजीब सी बातें कर देते हैं, तो मतलब वो बिकता है ना साहब, चूरन तो ये स्पॉयलर्स जो है ना, इनसे फिर आपको खबरदार रहना पड़ेगा दोनों साइड्स को। यार हमने इस प्रोसेस को लेके चलना है। सब अपने मतलब की बात हर एक के समझ में आती है, ऐसा नहीं, वरना ये बच्चे भी समझता है, मैं भी समझता हूं, वरना ये कि क्योस जो है वो सूट करेगा। वो फिर सूट करता है ना, जो लोग स्पॉयलर्स होते हैं उनको क्योस सूट करता है, तो बस ठीक है, लड़ते हैं, साजिशें तो हमेशा से होती रही, चलते रहे। और आपको पता है मुसलमानों ने को कभी भी काफिरों ने तो शिकस्त दी, उनके अपनों ने ही हमेशा मरवाया उसमें, जो गद्दार वगैरह होते थे, गद्दार कौम आज भी हैं। ईरान और पाकिस्तान में इख्तलाफ हो सकता है इन हालात में जो आजकल चल रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हाँ, हमारा झुकाव सऊदी अरब की तरफ है, और प्रैक्टिकली भी हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है कि जिसमें हमने सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करना है। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज और डिटेल्स हैं। तो अब इशू ये है कि जब ईरान और गल्फ इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हुए हैं और ईरान की तरफ से हमले किए गए, तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है और कहा है कि आप सऊदी अरब से आप ये चाहते हैं कि अगर वो आपकी तरफ अटैक ना करे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना चाहिए। तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे ईरान ने भी उसका थोड़ा सा एक मैच्योर जवाब दिया है कि ठीक है, हम इसको नहीं करेंगे। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है कि उसके अंदर बहुत निटिग्रिटीज हैं, बहुत इश्यूज हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इंक्लाइंड हैं टूवर्ड्स सऊदी अरब, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम है, हमारे जो डिफेंस के इश्यूज हैं वो साइड पे हैं। ईरान के साथ जो हमारे टाइज हैं वो उस तरह से मेरा ख्याल है कि ट्रांसलेट नहीं होती जी नंबर्स में। दोस्ती नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। जो सऊदी अरब है उसके साथ आपकी ट्रेड है, आपका ऑयल की चीजें हैं, फिर ये कि वो आपके कर्जे वर्जे रोल ओवर करते रहते हैं, वो डोनेशन देते हैं आपको, फिर देते हैं बांग्लादेश। बिल्कुल। तो इसलिए ईरान के साथ आपके वो ताल्लुकात नहीं है, तो डेफिनेटली हम सऊदी अरब के साथ ही जाएंगे। लेकिन ये हमसाया आपका, ये तो यहाँ से आके वो इसके पास बहुत सारे वो है, हमसाया तो इंडिया भी है, हमसाया तो अफगानिस्तान भी है, पटाखे हैं। नहीं पटाखे उधर चल रहे हैं, अफगानिस्तान को तो आप दबा लेंगे ना, चले पटाखे उधर चल रहे हैं फिलहाल, इसराइल चल रहे, तो वही रुख इस तरफ हो सकता है ना। अगर आप अमेरिका ने धमकी दी है परसों, आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि ये पाकिस्तान ये प्ले नहीं करे और ये नहीं करे। उसमें मुझे तो AI जनरेटेड ज्यादा लग रहा था उसका। ईरान मेरा ख्याल है इस हवाले से बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि एक दफा पहले भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि चीजें बेहतर हो, जी, और हुई थी, और ये सारा कुछ डिले हुआ था 6-8 महीने डिले हुआ था ये सारा कुछ। और इस दफा ओमान और पाकिस्तान दोनों ये रोल प्ले कर रहे हैं। ओमान का थोड़ा ज्यादा है, पाकिस्तान का कम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान और पाकिस्तान किसी इस नहज पे चले जाएं कि कोई जिस तरह पाकिस्तान हेड ऑन वाला मुझे नहीं लग रहा।
हाँ नहीं, और पाकिस्तान यहाँ से ईरान पे किसी सूरत हमला नहीं करेगा, मेरे ख्याल से। करना भी नहीं चाहिए, अकलमंदी तो अवॉइड चाहिए। कर लेंगे, हाँ अवॉइड कर लेंगे, अवॉइड कर लेंगे जी हाँ। तो आगे मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो सिंदूर 2 लेकर आ जाए अपनी 100% 100% लेके आएगा। उसकी रीजन ये है ना कि 1-0 है जी हाँ ठीक है। अच्छा मतलब लास्ट जो एपिसोड हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ ऊपर है जी और बिल्कुल पूरी दुनिया ने माना है, हाँ। तो उसको उसने सेटल करना है। लेकिन वो अपनी आवाम को तो दिखाते कि हम ऊपर है, आपको पता है ये दुनिया नहीं मान रही ना हाँ अपने उनके अपने लोग मान रहे हैं। हाँ, मेरे हाँ, मुलाकात होती है हाँ, वो यही कहते हैं, वो मुझसे बार बार पूछते हैं कराची के क्या हालात हैं। मैं कहता हूँ मतलब कराची को क्या हुआ? नहीं, उन्होंने तो लाहौर पोर्ट भी तबाह की थी ना। उन्होंने 3-4 दफा मुझसे मैं बड़े बिजनेसमैन है उनकी बात कर रहा हूँ, वो मुझे 3-4 दफा पूछे बैठे हुए, एक मैं इंटरनेशनल फोरम पे गया हुआ, मैंने कहा व्हाई इज आस्किंग, काफी देर में समझ में आया कि इनके यहाँ कराची तबाह हुआ है हमारा। नहीं, उन्होंने तो लाहौर की बंदरगाह भी तबाह की थी। बंदरगाह भी बहुत तबाह, घुस गए थे अंदर उसमें, पता नहीं क्या क्या हुआ था, जहाज तबाह कर तो दिए। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बैक ऑफ माइंड उनकी ये चल रहा है कि वो जो उनको एक हजीमत या शर्मिंदगी हुई है ना, और पूरी दुनिया ने इस चीज को माना है कि जी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, इतनी जल्दी वो ओवरकम करके आएंगे दोबारा से? नहीं आएंगे, बट वो टाइमलाइन जो है ना वो अभी डिसाइड नहीं हो रही, क्योंकि ईरान का मसला चल गया, इसराइल, ये सारा गल्फ का इशू है। एबिलिटी के बारे में उनकी कि वो ये जो वो कम थे हमारे हमसे स्किल्स में, और जो बाकी सारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नो वॉर थी, उसमें वो ओवरकम करके आएंगे, वो जो उनके पास डेफिसिट था चीजों का। अगर अकलमंद होंगे तो ओवरकम करके आएंगे, अगर पॉलिटिकल कोई हरकत करनी होगी। पाकिस्तान ने उससे ज्यादा एडवांस स्टेज पे आ गया होगा, जरूर वो तो वहां से आगे चलेगा, वो यहाँ तक पहुंचेंगे, हम आगे पहुंचेंगे, सोचा तो होगा 100%। पहले भी हमने उनसे आगे सोचा था, तो उसका रिजल्ट हमें मिला। उनका जो वो है चीफ है, उसने तो कहा था कि पाकिस्तान जिस तरफ से आते हैं हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। उसकी बड़ी मीम्स बन रही है। आपने देखी थी? तो वो देखे ना, वो वही हुआ, वो सारी मीम्स तो हमने बनाई ना। हम तो जंग एंजॉय कर रहे थे। हाँ वो सारे मीम मटेरियल तो हमारी तरफ से गए ना। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय विच कैन बी राइट और रॉन्ग, उनके बहुत सारे जहाज जो थे वो कहते हैं कि उन्हें गलत शॉट हो गया उन्हीं के अपने डिफेंस सिस्टम से, डिफेंस मैकेनिज्म जो था उसमें मेल फंक्शनिंग करके अपने उन्होंने हेलीकॉप्टर्स वगैरह गिरा दिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो जहाज थे वो पाकिस्तान ने गिराए नहीं, वो उनको सीज कर दिया और वहीं से वो बैठ गए, क्योंकि उनका सिस्टम ब्लॉक कर दिया था सारा। ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से। कॉम्पिटेंसी है ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल, काबिलियत है। बगैर मिसाइल मारे जहाज गिराते, और क्या चाहिए आपको? तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कि ना तुम्हारे पास तलवार है, गोली मारे आप मर जाओ, मुझे और क्या चाहिए? हाँ? वो कहते हैं ना कि जहर की बजाय शहद से कोई मर रहा है, हाँ तो और क्या चाहिए? हाँ मीठे से मर जाए तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है? 100% ये तो किया पाकिस्तान। मीठा जहर तो होता है, खैर हम इसमें नहीं हो सकता मीठा जहर इस वाली जगह पे। अच्छा, तो आपके ख्याल में जो ये ईरान ने जो वहां पे मिसाइल फेंके हैं, दागे हैं, और वहाँ अमेरिकन मरीज को करने के लिए, और अमेरिकन इंस्टॉलेशंस जो हैं यूएई में और मिडल ईस्ट में, और आपके ख्याल में अब जो यूएई है वो ऑल आउट चला गया, फुल स्केल उसने वॉर शुरू कर दी है क्या ईरान? देखिए, ईरान ने 2 टारगेट इसमें अचीव किए हैं। एक तो ये है कि वो जो डेफिनेटली अमेरिका के साथ तो उनका एक बड़ा फासला है ना, कि जिसमें वो अमेरिका पे अटैक नहीं कर सकते, और उसके लिए जो सलूशन उनके पास था वो ये था कि चूंकि पूरे गल्फ में उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, तो उनको निशाना बनाया जाए, करीब भी हैं, और वो तमाम मुल्क जो अमेरिका के साथ खड़े हुए वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। दूसरी बात ये कि वो तमाम अरब ममालिक जिनका ये तसव्वुर था कि वो महफूज तरीन है, वहां पे आपको कोई इशू नहीं है, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल आपको वो ऑफर कर रहे हैं, तो वो जो एक नैरेटिव है वो भी डैमेज हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये इकोनॉमी को हिट करता है। अब यूएई का क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टीज नीचे आ गई, गोल्ड नीचे आ गया, और जो उनकी हाउसिंग स्कीम्स वगैरह थी वो सारी अब कुछ पता नहीं लग रहा, बिजनेस वहां का डाउन है, अनसर्टेन है, लोग वहां से निकल के भागना चाह रहे हैं और कोशिश करेंगे। इसमें मेरा ख्याल है कि यूएई को सबसे पहले 2026 में इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा
कि हमारा जो कंट्री है हम उसके डिफेंस के लिए और उसके अमन के लिए अप टू द मार्क आ गए हैं। जो पहले उनका नैरेटिव था ना वो डैमेज हो चुका है। Yes, तो उनको एक परसेप्शन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी अपना जो एक सिक्योर जो उनका था ना कि जी हम महफूज तरीन है, वो तो $1 ट्रिलियन खर्च करने पड़ेंगे उनको, वो 100% जनरेट करने पड़ेंगे जी। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ईरान ने ये 2 फायदे लिए हैं। एक तो मिलिट्री का फायदा है ना जी, कि जी आपने बम मारे, तबाह कर दिया, जहाज खराब होने से ईरान की इकोनॉमी बेहतर होगी आपके ख्याल में? फिर अगर ईरान की खराब है तो उनकी भी खराब होगी। हाँ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये इशू है। अच्छा, तो वो जिस तरह हमारे कहते हैं ना कि गवादर पोर्ट का प्रॉब्लम क्या है कि दुबई को भी मसला हो जाएगा, चाबहार को भी मसला हो जाएगा, तो अगर ना चले गवादर, उनका ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो सीपैक के ऊपर हमले करते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता गवादर को, कौन रोकेगा? बिल्कुल। अब उनकी वो हैसियत नहीं रही, तो अब पाकिस्तान को फ्लरिश करना चाहिए। और कराची की पोजीशन और कराची एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, एविएशन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि वो सारी जो डाइवर्जन है वो कराची उसका हब बन गया। तो ये अपॉर्चुनिटीज भी होती है ना, क्राइसिस के अंदर से आप अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करते हैं। तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल उसका फायदा हुआ। ब्लेसिंग डिस्गाइज। आपके ख्याल से जब तक ये वॉर लाइक सिचुएशन क्लियर नहीं होती, जब तक आपकी मुल्क की भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो भी प्रिवेल करेगी, या इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसकी वजह है कि हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी है और हमारे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अभी हमने ये देखा है कि 50-55 रुपए जो पेट्रोल बढ़ा है तो पूरी सोसाइटी पे उसका असर हुआ है। अब इसमें हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस माहौल के अंदर पीटीआई नून लीग के साथ बैठ जाएगी? हालांकि बैठना चाहिए, हालांकि बैठना चाहिए इस वक्त। शुड वुड शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, वो देखिए एक अलग चीज है। और जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि अभी इस टाइम तो नहीं होगा, तो इसलिए डेफिनेटली इसका असर है। और जिस दिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको अंडू किया जाएगा, मेरा तो ख्याल है, मेरी ख्वाहिश है कि होना चाहिए 2-4 महीने बाद इसको वापस आना चाहिए पेट्रोल प्राइसेस को, ताकि वो जो एक चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं वो ठीक हों। तो ये चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट करती हैं। इसीलिए वो गढ़ी खुदाबख्श में जब 27 दिसंबर का जलसा था तो बिलावल ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मुआशी इस्तेहकाम मिले तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। देखिए ना, इन्वेस्टर को पता है कि 1 लीडर जेल में है, 4 जलसे हो रहे हैं, 2 जगह पे आग जल रही है, उसने क्यों इन्वेस्ट करना? तो ये प्रॉब्लम तो है। आपको मैंने देखा, मैं बहुत डिस्कशन हुए और मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि आप एक्सट्रीमली न्यूट्रल किस्म के जर्नलिस्ट हैं और कहीं से भी आपकी हमदर्दियां तो होंगी इंटरनल और जाती होनी भी चाहिए, जाहिर है हम लोग इंसान हैं और इंसान जो है वो सियासी होता है बेसिकली, लेकिन आपने कहीं से भी किसी के साथ एफिलिएशन और अपना जो झुकाव था वो कहीं मेंशन नहीं किया, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और मेरे ख्याल से ये आपका मेन नैरेटिव भी बिल्ड करेगा और आगे आपके लॉन्ग टर्म में आपको कामयाब भी करेगा। अब हमारे पास जो है ना एक बेसिकली रैपिड राउंड है, उसमें हम आपसे पूछेंगे, 2 चॉइसेस देंगे, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है, तो वो जो बेस्ट सुटेबल हो आपके लिए, आपके अपने हिसाब से। पीएमएल और पीपीपी? आई थिंक पीपीपी। पीपीपी पीटीआई? पीपीपी। पीपीपी एमक्यूएम? अगेन पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी एएनपी? अब एएनपी। एएनपी नवाज शरीफ? एएनपी। एएनपी जरदारी साहब? एएनपी। एएनपी अल्ताफ हुसैन? 100% एएनपी। एएनपी इमरान खान? एएनपी। एएनपी शहबाज शरीफ? एएनपी। यहाँ पे जरा मैं डगमगाया हूँ थोड़ा सा। एएनपी हमजा शहबाज? एएनपी। एएनपी राना सनाउल्लाह? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह मरियम नवाज? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह बिलावल भुट्टो? राना सनाउल्लाह। चलिए, थैंक यू। कल भी हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत को यहाँ दावत दी थी और उन्होंने भी राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया। हालांकि अवामी हलकों में यहाँ से हट के वो इतने पॉपुलर नहीं है अमंग पीटीआई और पीपल्स पार्टी, लेकिन राना सनाउल्लाह का वेट बहुत है और आपने भी उसमें सेलेक्ट किया। हाँ, इसकी वजह जानना चाहूंगा। सारे वो भी जर्नलिस्ट थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ और आप भी माशाल्लाह, तो ऐसा क्या है उनके? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जब आपने कहा ना राना सनाउल्लाह बिलावल भुट्टो, अब उसमें राना सनाउल्लाह को मैंने क्यों चूज किया? एक जो पॉलिटिकल वर्कर है और जिसकी बेसिस होती हैं, जो ग्राउंड से आया होता है, उसकी थिंकिंग में, उसके नैरेटिव में, उसकी फिलॉसफी में बहरहाल एक वजन होता है जी, और उससे आप सीख सकते हैं
और जिस तरह से आज भी वो एक समझदारी के साथ और एक बुर्दबारी तहम्मुल के साथ बात करते हैं, उससे इस पोलराइज सोसाइटी में हमें सीखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि वो PMLN से है, तहरीक इंसाफ को नहीं कभी कभी करते हैं, लेकिन एक ओवरऑल उनका जो इम्प्रेशन है वो ये नहीं है कि वो कोई खलंडरे या थड़ेबाज किस्म के पॉलिटिशियन है या पैराशूटर है। हाँ। वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आए हैं। अगर वो खलंडरे नहीं है तो ऐसी लाइटर नोट पे पूछ लेता, उन्होंने कहा था बिलावल भुट्टो की शादी नहीं होगी। हाँ, वो उसमें मतलब वो तो ये खिलंडरा बयान नहीं है, वो तो ऐसी इमेच्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया ना। उसी ने तो बेड़ा गर्क किया ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के साथ और नवाज शरीफ के साथ, ये शहबाज शरीफ के साथ हमेशा खड़े रहे। बिल्कुल, वो उसमें वो बुर्दबारी का मुजाहरा किया। और सेकेंडली ये कि जिस तरह उनके ऊपर ये ड्रग्स वाला केस हुआ था जी, और डाला गया था ऑफ कोर्स, और जिस तरह से उन्होंने कंपोज्ड अंदाज में उसको डील किया, हैंडल किया। कुछ लोग होते हैं उन पे उसका असर जरा डिफरेंट होता है, वो तल्ख हो जाते हैं। थोड़े से तल्ख तो हुए थे, अपने नैरेटिव, एटीट्यूड सही था। लेकिन उन्होंने उसको बड़े तदबीर से उसको हैंडल किया उसको बाद में। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया साहब, आप आए, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और बहुत अच्छे दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे, सीरियस और लाइटर मोड पे। फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।